हाय गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर का जितना भी क्वेश्चंस है लॉन्ग तथा शॉर्ट, उन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लोग आज डील करेंगे। इसे मैंने उन सारे क्वेश्चनों को रखा है जो परीक्षा में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। यदि आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से देख जाते हैं, अच्छा से याद कर जाते हैं, तो आपको पुनः इस चैप्टर से किसी दूसरे प्रश्न को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर के सारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ किया जाता है, जिससे उसके ऊपर जमी हुई अशुद्धियाँ हट जाती है और उसका दहन आसानी से हो जाता है। ठीक है, यानी आप इतना समझ आइए कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम साफ़ करेंगे तो उसके ऊपर जो भी अशुद्धि होगी वो हट जाएगी, जिससे उसको जलाना आसान हो जाता है। इसी कारण से वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है ताकि उसे आसानी से जलाया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीट एंड ट्रायल किसे कहते हैं? यानी हीट एंड ट्रायल विधि क्या है? आपसे पूछा जा रहा है हीट एंड ट्रायल विधि क्या है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय लिखे गए गुणांक को बार बार लिखा व मिटाया जाता है जब तक कि समीकरण संतुलित न हो जाए। समीकरण संतुलित करने की इसी विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। जैसे देखिए, कोई समीकरण दिया गया है, सिंपल हम क्या करेंगे, H2 + O2 हम लिख देते हैं, एरो H2 बनाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए कोई अंक लिखेंगे और उसे मिटाएंगे। जैसे ये चीज़ इधर 2 है, इधर भी 2 है, बराबर है, लेकिन O2 इधर 2O है, इधर क्या है, 1 है। इस कारण से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इक्वल करने के लिए हम यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो वो 2 हो गया, लेकिन H क्या हो गया, 4 हो गया, तो इधर भी क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, और ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। यदि संतुलित नहीं होता तो हम फिर क्या करें, 2 को मिटाते और 3 से गुना करना पड़ता, तो 3 से गुना करते, इधर 3 से गुना करना पड़ता, तो हम क्या करते, 3 से गुना करते। यानी जब तक संतुलित नहीं होता है तब तक हम अंकों को मिटाते हैं और पुनः लिखते हैं। ठीक है, इसी विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। यानी कहा जाएगा कि समीकरण को संतुलित करने की विधि हीट एंड ट्रायल विधि है, जिसमें गुणांकों को बार बार मिटाया जाता है और लिखा जाता है। ठीक है, अगला है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड। इस रासायनिक समीकरण का आपको क्या करना है, एक इक्वेशन देना है, एक अभिक्रिया समीकरण देना है। ये हिंदी में समीकरण दिया गया है, इसको क्या कीजिए, सूत्रों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन H2 हो जाएगा प्लस क्लोरीन क्या Cl2 हो जाएगा। जब ये दोनों मिलता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। यह अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। पूछ भी सकता है ये कौन सी अभिक्रिया है, तो कहा जाएगा यह एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है, तो कहेंगे यह एक संयोजन अभिक्रिया है। अगला है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे? श्वसन, हम जो सांस लेते हैं वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे, इसे बताना है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे, तो कहेंगे प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो भोजन में उपस्थित होता है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के अवघटन से ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर ऊर्जा उत्पन्न करता है। अतः इस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका समीकरण हो गया C6H12O6 + 6O2 एरो 6CO2 + 6H2 प्लस ऊर्जा। यानी कहा जाएगा कि श्वसन की क्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसी कारण से श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। फिर से पढ़ लीजिए, प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो भोजन में उपस्थित होता है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट अवघटन से ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। अतः इस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, इसी कारण से श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। इसका समीकरण आप याद कर लेंगे। ठीक है, यानी ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसी कारण से श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। सिंपल है, आप इसे लिख लेंगे अच्छा से। आयरन सल्फेट के विलयन में कॉपर का तार डुबाने पर क्या अभिक्रिया होगी? आयरन सल्फेट के विलयन में
कॉपर का तार डुबाने पर क्या अभिक्रिया होगी, यानी आयरन सल्फेट का विलयन दिया गया, उसमें तांबा का तार डाला जाएगा तो कौन सी रिएक्शन होगी। तो याद रहे यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर आयरन की तुलना में कम क्रियाशील है। कॉपर जो है आयरन लोहा की तुलना में बहुत कम क्रियाशील है, इस कारण से वह क्रिया करेगा ही नहीं। ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगला है, निम्नलिखित अभिक्रिया में औपचायक पदार्थ का नाम क्या है। औपचायक पदार्थ का नाम क्या है। देखिए यहाँ PbO लेड ऑक्साइड है प्लस C, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो Pb अलग हो जाता है और CO एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। ठीक है, यानी O C के साथ आकर के मिल जाता है। तो इस अभिक्रिया में औपचायक पदार्थ कार्बन है, क्योंकि PbO में ऑक्सीजन ग्रहण कर उसका अपचयन कर देता है। ठीक है, औपचायक पदार्थ कौन है, कार्बन है। औपचायक पदार्थ कार्बन है, क्योंकि यह PbO से ऑक्सीजन ग्रहण कर उसका अपचयन कर देता है, यानी C क्या करता है, ऑक्सीजन ले रहा है। ठीक है, और जो पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है उसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जो ग्रहण करता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण माने औपचायक, यह औपचायक है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है यानी यह औपचायक है। ठीक है, तो कहा जाएगा यहाँ इस अभिक्रिया में औपचायक पदार्थ कार्बन है, क्योंकि यह PbO से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है और उसे अपचयन करता है, किसको, PbO को अपचयन करता है। ठीक है, अतः C औपचायक पदार्थ है। अगला है, निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ जो रिएक्शन दिया गया है यह किस प्रकार का रिएक्शन आपको बताना है। Fe2O3 या Fe2O3 प्लस 2L Al2O3 प्लस 2Fe, या Fe देखिए 2 नीचे होगा, O3 आप इसको ध्यान से अपने कॉपी में बढ़िया से नोट कर लेंगे। Fe2O3 प्लस 2L एरो 2Al2O3 प्लस 2Fe। तो देखिए इसमें क्या होता है, F जो है Al द्वारा विस्थापित हो जा रहा है और F के स्थान पर कौन आ जाता है, Al आ जाता है, यानी यह क्या करता है, Fe को Al विस्थापित करता है, और तो यह जो अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया है। यानी यहाँ रिएक्शन में देख लीजिए Al क्या करता है, Fe के स्तर पर आ जाता है, तब Al2O3 बनाता है और Fe अलग हो गया, तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। अगला, भोज्य पदार्थ की विकृत गंधता को रोकने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले किसी एक प्रति उपचायक पदार्थ का नाम बताइए। भोज्य पदार्थ की विकृत गंधता को रोकने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले किसी एक प्रति उपचायक पदार्थ का नाम बताइए। तो कहा जाएगा प्रति उपचायक पदार्थ, तो क्या है, BHA है, BHA प्रति उपचायक है, यानी ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल नामक एक प्रतिउचायक पदार्थ है जो काफ़ी बढ़िया प्रतिउचायक है। इसको याद रखें, BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल। ठीक है, प्रतिउचायक पदार्थ है। इसके बहुत सारे हो सकते हैं। लंबे समय तक रखने पर चांदी पर काले रंग की व तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना किसका कारण है। इन लंबे समय तक चांदी को या तांबे को रख देंगे, इन किसी पदार्थ को रखेंगे तो उसके ऊपर एक दूसरे पदार्थ का परत जम जाता है, इस क्रिया को क्या कहेंगे। तो देखिए किसी भी पदार्थ के ऊपर किसी अन्य पदार्थ का जमना उपचयन कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, जिसके कारण उसका संक्षारण होता है। जैसे देखिएगा लोहा के ऊपर क्या होता है, एक परत जम जाता है जिससे मूर्छा लग जाता है, इस क्रिया को भी संक्षारण कहा जाता है, जिससे क्या होता है, लोहा धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। वैसे ही चांदी के ऊपर भी क्या होता है, काले रंग का परत जम जाता है और तांबे के ऊपर हरे रंग का परत जम जाता है, जिससे उसका संक्षारण होता है। यह उपचयन की अभिक्रिया है, उपचयन क्रिया के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगला है, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन तथा दूसरे का अपचयन होता है क्या कहलाता है। यानी कहने का तो वैसी कौन सी अभिक्रिया है, किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों साथ साथ होता है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। और याद रहे, जितने रिएक्शन होते हैं जिसमें यदि ऑक्सीकरण होता है तो निश्चित अवकरण होगा और अवकरण होता है तो हमेशा निश्चित ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि दोनों क्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है और इसी क्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो वही पूछ रहा था, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन तथा दूसरे का अपचयन होता है क्या कहलाता है। तो कहेंगे उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अगला है, जल का वैद्युत अपघटन करवाने पर प्राप्त हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में दुगुनी क्यों होती है। जल का वैद्युत अपघटन कराने पर प्राप्त हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में दुगुनी क्यों हो जाती है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है, जब हम जल का वैद्युत अपघटन करेंगे तो जो हाइड्रोजन प्राप्त होगा उसकी जो मात्रा होगी ऑक्सीजन की तुलना में दुगुना होगा। तो इसका मेन रीज़न देखिए ना, H2 है तो इसमें क्या हाइड्रोजन दुगुना है, ऑक्सीजन क्या है, सिंगल है। देखिए यहाँ लिखा गया,
जल का अवरोधन अपकरण करवाने पर प्राप्त हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में दोगुनी होती है, क्योंकि जल H2O हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग से मिलकर बना हुआ है। मेन कारण है कि H2O में हाइड्रोजन का 2 भाग है और ऑक्सीजन का 1 भाग है। इसी कारण से हाइड्रोजन की मात्रा दुगुनी प्राप्त होती है और ऑक्सीजन की मात्रा उसके हाइड्रोजन की अपेक्षा आधा प्राप्त होता है। ठीक है, इसी कारण से जब अपघटन करेंगे तो H डबल प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ आंसर हमने लिखा है, इसको आप उतार लेंगे, कॉपी में नोटबुक में लिख लेंगे। 12 लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो कहा जाएगा लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है। देख लीजिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है। यहाँ उसका रिएक्शन हमने दे दिया है Fe+2HCl FeCl2+H2, यानी लोहा के चूर्ण पर जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें तो फेरस क्लोराइड बन गया, आयरन क्लोराइड बना या फेरस क्लोराइड बना और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, अगला है रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ समझाते हुए इसका एक उदाहरण दीजिए। यानी आपको रासायनिक समीकरण का अर्थ बताना है और एक उदाहरण एग्जाम्पल आपको देना है। ठीक है, तो कहा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रिया है जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया वे क्रिया हैं जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं और जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। जैसे कोई रिएक्शन भी आप दे सकते हैं, जैसे H2+O2, H2 दे दिए, एक रिएक्शन हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक रिएक्शन, एक उदाहरण पूछ रहा था तो उदाहरण दे दीजिए आप। ठीक है, दूसरा भी एग्जाम्पल अपने मन से दे सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण को स्पष्ट कीजिए। आपको रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण बताना है। तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारा लक्षण होता है। देखिए मैंने लिखा है रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। ठीक है, गैस का निकलना, आप नंबर देके लिखेंगे, नंबर 1 2 3 कर देंगे। गैस का निकलना, अवक्षेप बनना, रंग परिवर्तित होना, ताप में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। फिर से लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित लक्षण है। निम्नलिखित लक्षण है, नंबर 1 गैस निकलना, 2 अवक्षेप बनना, तीसरा रंग परिवर्तित होना, ताप में परिवर्तन होना, इसके बाद अवस्था बदलना इत्यादि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। नंबर देखिए आप लिख लेंगे। ठीक है, अगला है मैग्नीशियम फीता को वायु में जलाने से पहले उसे रगड़ कर साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन याद कीजिए, कारण मैग्नीशियम फीता को वायु में जलाने से पहले रैंगमाल से रगड़ा जाता है, क्योंकि Mg फीते पर नव वायु की क्रिया द्वारा बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 प्लस MgOH2 की परत बनती है, जिसकी वजह से जलाने का प्रयास करने पर वह वायु की ऑक्सीजन से सही प्रकार की से क्रिया नहीं कर पाता। अतः बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट को इस परत को हटाने के लिए इसे रेंगमाल से रगड़ कर साफ़ किया जाता है। ठीक है, देखिए फिर से हमने क्या बताया, जब Mg के फीतों को वायु में जलाते हैं तो उसके पहले उसको रेंगमाल से साफ़ किया जाता है, क्योंकि Mg के फीता के ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक परत जम जाती है। यदि हम इसको जलाएंगे तो यह परत उसे जलने नहीं देगा। इसी कारण से इसे क्या करते हैं, अच्छा से साफ कर लेते हैं, रगड़ कर इसको अच्छा से हम लोग साफ कर लेते हैं। ठीक है, अगला है रासायनिक समीकरण क्या है? एक रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? कहा जाएगा जब किसी, यहाँ देखिए फिर से क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण क्या है? एक रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों होना चाहिए? संतुलित क्यों होना चाहिए? ठीक है, कहा जाएगा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें सम्मिलित पदार्थों के प्रतीकों एवं सूत्रों की सहायता से निरूपित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण को अभिकारकों और उत्पादों के बीच अभिकारकों से उत्पाद की ओर तीर का निशान लगाकर लिखा जाता है। ठीक है, देखिए जैसे हम क्या करेंगे, अगर H2 और O2 के बीच रिएक्शन ही कराते हैं तो क्या लिखते हैं, 2H2O2 लिखते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, यह अभिकारक हो गया, यहाँ क्या हो गया, प्रतिफल हो गया, बीच में क्या करते हैं, एक तीर का निशान देते हैं। तो वहीं यहाँ लिखा गया है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें सम्मिलित पदार्थों के प्रतीकों एवं सूत्रों की सहायता से निरूपित किया जाता है
तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण को अभिकारकीय उत्पादों के बीच अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर का निशान लगाकर लिखा जाता है। अब एग्जाम्पल देना हो तो आप क्या करेंगे, वहीं दे देंगे, चाहे C+O2 दे दीजिए, एरो CO2, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, या Mg+O2 Mg+O2 MgO कर लीजिए मैग्नीशियम से, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में और थोड़ा सा हमने लिख दिया है, समीकरण को, हाँ इसमें था क्वेश्चन कि समीकरण को क्यों संतुलित होना चाहिए। देखिए तो इसका आंसर मैंने लिखा है, समीकरण को संतुलित इस वजह से किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार द्रव्य न तो नष्ट हो सकता है और न ही बन सकता है। इसका अर्थ है कि सभी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अनिवार्य रूप से उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इस वजह से समीकरण के दोनों ओर विभिन्न परमाणुओं की संख्या को बराबर किया जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि अभिकारक और प्रतिफल इक्वल होना चाहिए, इसी कारण से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगला है ऊष्मा शोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। आपको दो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण सहित परिभाषा देना है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। सभी अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होते हैं। फिर से सुनिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। और जितने अपघटन अभिक्रियाएं हैं सब के सब ऊष्मा शोषी होते हैं। जैसे CaCO3 प्लस ऊष्मा, तब जाके CaO प्लस CO2 का निर्माण होगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जब अपघटित होता है तो CaO और CO2 का निर्माण करता है। यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो कहा जाएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। सभी दहन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। दहन जैसे C+O2 एरो CO2 ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। Mg+O2 2MgO ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। आप ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें कॉपी में, ठीक है। अगला, श्वसन को ऊष्माक्षेपी व प्रकाश संश्लेषण को ऊष्माशोषी अभिक्रिया माना जाता है, क्यों। श्वसन को ऊष्माक्षेपी व प्रकाश संश्लेषण को ऊष्माशोषी अभिक्रिया माना जाता है, क्यों। तो देखिए, कहेंगे श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है और तो श्वसन एवं एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। फिर से देखिए, श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है, ठीक। इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसी कारण से श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण में देखिए, यहाँ प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित कर भोजन का निर्माण करते हैं। चूँकि इस क्रिया में ऊर्जा अवशोषित होता है, इसी कारण से इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण में पौधे का ऊष्मा लेते हैं, ठीक है, ऊर्जा लेते हैं, इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और श्वसन में ऊर्जा निकलता है, इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक। अगला है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया दोनों का परिभाषा लिख लीजिए। वे अभिक्रिया जिसमें एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। फिर से, वे अभिक्रिया जिसमें एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। सामान्यतः अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे लोहा के किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और लोहा के किल पर कॉपर की नीली भूरी परत जम जाती है। जैसे यहाँ रिएक्शन लिख दिया गया Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu, यानी यहाँ क्या करता है, FeCu का स्थान ले रहा है और तो यह क्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। अगला, द्विविस्थापन, इसमें दोनों विस्थापित होगा। द्विविस्थापन में वे अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आयनों की परस्पर अदला बदली द्वारा क्रिया करके दो नए यौगिक बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी इसमें दोनों अदला बदली करेगा, ठीक है। जैसे AgNO3 NaCl, इसमें क्या होगा, Cl NO3 का स्थान लेता है और NO3 Cl का स्थान लेता है, तो AgCl बनाता है और NaNO3 दोनों। देखिए फिर से,
यानी Cl NO3 के स्थान पर और NO3 Cl के स्थान पर आ जाता है, यानी अदला बदली हो जाता है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। अगला है उपचयन व अपचयन अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के द्वारा समझाइए। यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा बताना है, यानी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को उदाहरण देना है। देखिए, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ ऑक्सीजन संयोग करता है उपचयन कहलाता है। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक पदार्थ ऑक्सीजन संयोग करता है उपचयन कहलाता है। इसको ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। जैसे 2CO + O2 2CeO, यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या उपचयन। आप दूसरा दे सकते हैं C + O2 एरो क्या हो गया CO2, यह भी क्या है उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, और अपचयन को देखिए। अपचयन वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक पदार्थ ऑक्सीजन की हानि होती है। अभिकारक पदार्थ से ऑक्सीजन की हानि होती है। जब ऑक्सीजन हटेगा तो उसे कहा जाएगा अपचयन। जैसे CEO + H2, तो वो हट गया, यहाँ से H2 बना लिया, वो आके इसमें जुट गया और CU अलग हो गया, यानी ऑक्सीजन हट रहा है तो इसका अपचयन यानी अवकरण हो रहा है। अपचयन का मतलब अवकरण। ठीक है। अगला है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो देखिए, यहाँ लिखे हैं भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उसमें मौजूद वसा और तेलों के वायु अपचयन द्वारा भोज्य पदार्थ में अरुचिकर गंध अरुचिकर स्वाद उत्पन्न हो जाता है। फिर से, भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उसमें मौजूद वसा और तेलों के वायु उपचयन द्वारा भोज्य पदार्थ में अरुचिकर गंध और अरुचिकर स्वाद उत्पन्न हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। वसा और तेल युक्त भोज्य पदार्थ को इस उपचयन को रोकने के लिए इस प्रकार के खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस में पैक कर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस अक्रियाशील होने के कारण भोज्य पदार्थों की वसा और तेलों के उपचयन को रोक देता है। यानी कहने का अर्थ है भोज्य पदार्थ को खराब विकृत गंधिता से बचाने के लिए, यानी खराब होने से बचाने के लिए उसे क्या करते हैं नाइट्रोजन गैस में पैक कर देते हैं ताकि वो खराब ना हो, उसमें कोई दूसरा गंध न आए। ठीक है, यह मैंने आंसर लिखा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के देख लेंगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए व अभिक्रियाओं के प्रकार भी बताइए। यानी यहाँ अभिक्रिया दिया गया है, इसका एक समीकरण आपको देना है। पहला अभिक्रिया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस संयोग कर अमोनिया बनाता है, इसका समीकरण देना है। दूसरा, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन बनता है, इसका एक समीकरण देना है। देखिए, पहला क्या था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया बनाते हैं। तो देखिए इसका रिएक्शन हो जाएगा नाइट्रोजन + हाइड्रोजन संयोग करके 2NH3 अमोनिया बनाया, यह एक अभिक्रिया हो गया। दूसरा, लेड नाइट्राइट, ठीक है, यह विघटित हो जाता है और लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन बनाता है। इसको देख लेंगे बढ़िया से, दोनों रिएक्शन मैंने लिख दिया है। पहला जो है संयोजन अभिक्रिया है, दूसरा उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन माने टूटना, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, यहाँ मैंने आंसर लिखा है। देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। प्रत्येक वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। फिर से, वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। प्रत्येक वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी इसका दे सकते हैं। CaCO3 आप दे दीजिए, एरो क्या हो जाएगा CaO + CO2 एग्जाम्पल भी आप क्या कीजिए इसका दे दीजिए। ठीक है, अगला, कॉपर सल्फेट के विलयन से आप कॉपर को कैसे पृथक करेंगे, अभिक्रिया द्वारा समझाइए। फिर से क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन से आप कॉपर को कैसे पृथक करेंगे, अभिक्रिया द्वारा समझाइए। देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन की क्रिया किसी ऐसी धातु से कराते हैं जिसकी क्रियाशीलता कॉपर से अधिक हो। ऐसा ZnFePb के लिए रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। ठीक है, ऐसा मानी अगर ZnPb
या Fe जो है कॉपर से क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है, जो कॉपर को विस्थापित करता है। जैसे देखिए, अगर हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट में Zn डालते हैं तो Zn क्या करता है, कॉपर का स्थान लेता है, कॉपर को हटा देता है। ठीक है, यहाँ कहते हैं इस अभिक्रिया में Zn कॉपर सल्फेट के विलयन में से क्रिया कर जिंक सल्फेट का निर्माण करता है तथा कॉपर प्राप्त हो जाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ कॉपर सल्फेट से यदि कॉपर को हटाना चाहते हैं तो एक ऐसी धातु से क्रिया कराइए जो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। और कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन है, जस्ता है, लोहा है और सीसा है, जो जल्दी क्रिया करके कॉपर को विस्थापित कर देता है। अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, समीकरण लिखिए। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, समीकरण लिखिए। तो कहा जाएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जल में अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है, अवक्षेप के रूप में जम जाता है, वह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे Na2, ये छोटा ए होगा, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 2NaCl। इस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप के रूप में BaSO4 का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। देखिए यहाँ क्या किया गया, फिर से सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से हमको क्या करना है, सिल्वर को विस्थापित करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे धातु से इसे रिएक्ट करेंगे जो सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील हो। तो सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील तांबा है, तो जैसे तांबा धातु इसमें डालते हैं तो तांबा क्या करता है, सिल्वर का स्थान ले लेता है, यहाँ जाता है और सिल्वर को क्या करता है, विस्थापित कर दिया, ये सिल्वर प्राप्त हो जाता है। ये इसका अभिक्रिया रासायनिक समीकरण हो गया, इसे आप देख लें। लोहा की धातुओं का पेंट क्यों, लोहा की धातुओं को पेंट क्यों किया जाता है, लोहा की धातुओं को पेंट क्यों किया जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, लोहा की धातुएं अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो इसका संक्षारण होने लगता है अथवा नष्ट होने लगता है। इसे नष्ट होने से बचाने के लिए इसको पेंट कर दिया जाता है। यानी कहा जाएगा कि जब लोहा के धातु को पेंट कर दिया जाएगा तो यह हवा के संपर्क में, नमी के संपर्क में नहीं आएगा, जिससे इसका संक्षारण नहीं होगा। इसी कारण से लोहा के धातुओं को या लोहा के बने वस्तुओं को पेंट कर दिया जाता है ताकि संक्षारण से वह बच सके। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छा से तैयारी कर लीजिए क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।